खास करके मिडिल क्लास के लोग जो और युवा पीढ़ी के लोग जो डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करते हैं और डिजिटल जी मोड से जी। पेमेंट करते हैं, उनको लगभग 1% के आसपास और छूट दी गई है सेस को लेके। तो वो भी तो कहीं पे बिल्कुल, कहीं ना युवा कहीं पीढ़ी वो से भी ही फायदे की प्रभावित। बात है। टू यू सर, इस बजट में आपको क्या खास नजर आया, आपके नजरिए से बजट? लवनी जी, जो लोग अंधा चश्मा पहन के बैठे रहते हैं और जिन लोगों ने ठान ही लिया है कि नहीं हमें तो हर चीज पे बुराई देखनी है, जिनका खुद का सोच और मानसिकता बुराई वाला हो, उनके बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते और उनके विचारधारा को आप बदल भी नहीं सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज का जो ये बजट है, खास करके कोरोना काल के बाद, एक बहुत ही दूरगामी बजट है। और ये कहीं ना कहीं पे भारत को ग्लोबल पावर बनाने के परिपक्ष में एक ट्रेंड सेटर साबित होगा। मसलन आप अगर देख लीजिएगा, चार चार मोटे मोटे तौर पे पॉइंटर्स गिना देता हूं। एक तो है कि आपके घरेलू और छोटे उद्योग, मेरे भाई वैभव जी बैठे हुए हैं, आप पहले एमएसएमई मिनिस्ट्री को ही हैंडल करते थे। जी घरेलू और छोटे उद्योग को जिस हिसाब से विशेष रूप से अनुदान दिया गया है, वो अपने आप में एक ट्रेंड सेटर है। उसके साथ साथ कृषि के जगत पे आप अगर देखेंगे, जिस हिसाब से अनुदान दिया गया है, खास करके एमएसपी और तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से लाखों में एक तरह से आवंटन रखा गया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन के सेक्टर में आप अगर देख लेंगे, एजुकेशन के सेक्टर में भी, क्योंकि 2022 से नया एजुकेशन कानून लागू होने वाला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाला है, उस पे भी जिस हिसाब से आवंटन किया गया है, केवल आवंटन नहीं, तमाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, प्रदेश के यूनिवर्सिटीज को जिस हिसाब से कहा गया है कि आप लोग विस्तार कीजिए, और उसके लिए जिस हिसाब से अनुदान दिया गया है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में आप अगर देख लीजिएगा, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, बेटवा और केन का जो इंटरलिंकिंग के लिए जो विशेष रूप से अनुदान दिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ डिजिटल जगत में, और मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होती है लवनी जी, आप सबके साथ आज मैंने सुबह एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल और इंटरव्यू मैंने शेयर किया था यूरोप के काफी सारे प्रसिद्ध अखबारों के साथ, और उसके साथ साथ बहुत सारे मैगजीन्स के साथ, जब मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने कहा था कि और क्रिप्टो करेंसी अगर नियंत्रित नहीं होता है और उसको अगर कंट्रोल ना किया जाए, तो किस तरह का दूरगामी परिस्थिति पैदा हो सकता है भारत में, और किस तरह से भारत के इंटरनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को किस हिसाब से तहस नहस कर सकता है। मुझे खुशी इस बात की है कि दो तीन चीजों पे जो मैंने कहा था क्रिप्टो करेंसी को लेके, एक की आरबीआई के निगरानी में अपना घरेलू क्रिप्टो करेंसी हो, यानी कि रुपए को ही क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाए, और उसके साथ साथ शुल्क लगाया जाए प्राइवेट प्लेयर्स पे, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के लेके तमाम तरह के धांधली करते हैं और तमाम तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। उसपे जो 30% के आसपास जो अंकुश लगाया गया है टैक्स के माध्यम से, मैं समझता हूं कि ये दोनों चीजें जो हमारे देश के माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट किया है, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो आप जी, माननीय तो प्रधानमंत्री दत्ता जी साहब, को आपने क्योंकि वाला क्रिप्टो हूं। करेंसी की बात कर ही दी है, तो मैं आपसे एक सवाल जरा करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जैसे ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये जो डिसीजन लिया गया है टैक्स का, 30% टैक्स स्लैब का, उसके बाद से ही ना ये चर्चा शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है? क्योंकि टैक्स तो हम नहीं, उसी चीज लीगल पर तो देंगे ना जो जो लीगल होता है। और इसके अलावा ये भी बात लीगल चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी, जो पहले ये कहा जा रहा था कि इस तरीके की करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर देती है, तो अब अगर टैक्स भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी हो रही है, तो ये सारी चीजें थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? आप किस तरीके से, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन है, और बहुत अच्छी बात है कि अपने दर्शकों के लिए इस महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। मैं समझता हूं कि इनडायरेक्ट रेगुलेशन लगाया गया है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, खास करके बिटकॉइन और तमाम जितने सारे आपके जो डिजिटल करेंसी होते हैं उन सब पे, क्योंकि 30% के आसपास शुल्क लगा देना ये बहुत बड़ी शुल्क होता है और कोई मामूली
प्रतिशत में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में तो अंकुश लगाया ही गया है। उसके साथ क्रिप्टो करेंसी को लीगल प्लेटफॉर्म में लाने के लिए भारत के घरेलू क्रिप्टो करेंसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगरानी में होगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद स्थापित करेगी आपके अपने खुद की बिटकॉइन या फिर अपने खुद के रुपए को जिस हिसाब से डिजिटल करेंसी हिसाब से बनाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पे रेगुलराइज करता है हिंदुस्तान के करेंसी को। ये दोनों चीजें मैंने कहा था लगातार तमाम अपने लेखों के माध्यम से, और अंतरराष्ट्रीय पटल पे मैंने कहा था। आप मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि मेरे ये दोनों बिंदुओं को हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने एक्सेप्ट की है, आप मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखने वाला हूं कि प्रधानमंत्री जी आप बिटकॉइन जैसे तमाम जितने सारे करेंसी है जो बहुत उथल पुथल और हाहाकार मचाता है, और खास करके जिस हिसाब से नार्को टेररिस्ट और उसके साथ साथ हवाला के लोग जिस हिसाब से इसका दुरुपयोग करता है, आप इन तमाम जितने सारे प्राइवेट संस्थाएं हैं जो लोग बिटकॉइन जैसे चीजों को पूरा दुनिया भर में फैलाता है, उस पे पूरा कंप्लीट बैन लगाइए। अब समय आ चुका है कि भारत के स्ट्रेटेजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन सब प्राइवेट करेंसी पर बैन लगाया जाए, और हमारे यानी जो डिजिटल ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो इकोनॉमी पर प्रहार किया जा रहा है, उसके लिए भी अब एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, और प्रधानमंत्री को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये अपील आपकी है, और मुझे लगता है कि जब ये कार्यक्रम सुदर्शन के मंच से जाता है तो दूर तलक बात जाती है, बातें जाएगी।